राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, अब यानी जिसको प्रोटेक्शन मिल रही है, मतलब कि जिसको लॉस से प्रोटेक्शन मिल रही है, उसके अधिकार क्या क्या हैं, ठीक है। उसके अधिकार हैं जो भी डैमेज हुआ, यानी कि सपोज कीजिए जो एग्जांपल ले रहे थे हमने कि बी ने जो घोड़ा बेचा वाला, बी को अब डैमेज होएगा क्योंकि सी इसके ऊपर केस कर देगा, तो जो भी डैमेज होगा वो डैमेज लेने का अधिकार है। कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, यानी कि देखो जो भी केस डाला गया बी के ऊपर, तो उसके उसके उस केस को लड़ने के लिए जो भी लिटिगेशन का खर्चा लगा है, जो भी मतलब जो मतलब हमारे लीगल प्रोसीडिंग कराने के लिए, कागज़ तैयार कराने के लिए, किसी वकील को देने के लिए जो भी पैसा लगा है, वो सब वो इंडेमनीफायर यानी ए से लेगा, ठीक है। आगे है सम्स पेड अंडर द कंडीशंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। अगर जैसे कि सी के साथ उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उसने क्या पे किया, उसको पैसे पे करें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, कोई बात नहीं ये हॉर्स मैं तेरे को नहीं दे रहा, मैं किसी और को बेचना है मेरे को, तो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तू इतने 10,000 रुपये ले ले मेरे से, तो 10,000 का जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो पैसे इंडेमनीफायर इंडेमिटी होल्डर को देगा, ठीक है। समझ में आया? देखो बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए इंडेमनिटीफायर है, ठीक है। तो डैमेज देगा जो भी सी ने बी के ऊपर केस लगाया, जो भी डैमेज हुआ वो प्रोवाइड करेगा। कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, जो केस लगाया था उसमें कागज बनाने का खर्चा, सूट जो मतलब उसको जो उसके ऊपर केस लगाया गया था, आने जाने का खर्चा, जो भी खर्चा होता है वो भी देगा इसको, ठीक है। और जो भी इन दोनों ने बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि कोई नहीं 10,000 रुपये ले ले भाई, कोई बात नहीं तेरे साथ मैंने केस वो कर दिया रद्द, जो भी है 10,000 रुपये ले ले, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ का पैसा भी ए प्रोवाइड करेगा बी को, ठीक है। आगे देखो राइट्स ऑफ इंडेमनिफायर। अब जो को इंडेमनिफायर है, जो यानी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है लॉस, उसके भी कुछ अधिकार होंगे। उसका अधिकार देखो क्या क्या है। फर्स्ट, एन indemnifier after he has paid the damages under indemnity regains the rights he had delegated to be indemnified। उसके पास खुद रीगेन हो जाएगा वो राइट, अधिकार आ जाएगा he had delegated to the indemnified, जो indemnified को डेलीगेट था, ठीक है। बट ही गेट्स दिस राइट ओनली आफ्टर ही हैज़ पेड द डैमेज, बस लेकिन तभी मिलेगा वो राइट जब वो डैमेजेस पे कर देगा, ठीक है। If the indemnifier has indemnified the indemnity holder, he gets the right to sue third party on behalf of indemnified। देखो अगर इंडेमनिफायर है वो इंडेमनिफाई करता है इंडेमनिटी होल्डर को, तो उसका राइट हो जाता है कि वो थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता है जो इंडेमनिफाइड किया है उसने, उसके बेस पे, ठीक है। इफ़ द इंडेमनिफाइड सफ़र एनी डैमेजेस, अगर इंडेमनिफाइड कोई लॉस होता है विच आर नॉट कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर कवर नहीं होता, द इंडेमनिफायर इज़ नॉट बाउंड बाय लॉ टू पे सच डैमेज। तो इंडेमनिफायर को हम बाउंड नहीं कर सकते कि वो डैमेज पे करेगा, ठीक है। द indemnifier is entitled to sue third parties only to extent of the damages he has paid to the indemnifier। जो indemnifier है इज एंटाइटल्ड टू सू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को उसी एंटाइटल स्यू कर सकता है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ, उसी सीमा तक ऑफ द डैमेज ही हैज़ पेड टू द इंडेमनिटी, जो इंडेमनिफाइड को जितनी उसने डैमेज पे करी है सिर्फ उसी मतलब पोर्शन के लिए ही वो थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता है, केस डाल सकता है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनिफायर्स लायबिलिटी। इंडेमनिफायर की लायबिलिटी कहाँ से शुरू होती है ये देखते हैं कि भाई लायबिलिटी क्या है उसकी, कि उसकी क्षतिपूर्ति करना, उसकी हानि को प्रोटेक्शन देना है, हानि को प्रोवाइड करना, जो भी डैमेज हुई है वो उसको क्लेम दिलवाना उसको इंडेमनिटी होल्डर को। तो वो कहाँ से शुरू होता है। सेक्शन 125 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडेमनिफायर लायबिलिटी, कोई टाइम नहीं बताया है। डिफरेंट हाई कोर्ट हैव मेड डिफरेंट ऑब्जर्वेशन एंड गिवन डिफरेंस वर्डिक्स, हर एक हाई कोर्ट के अपने अपने वर्डिक्ट्स हैं। कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद एंड पटना हाई कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट इंडेमनिटी होल्डर कैन क्लेम such indemnity as
has been promised to him when he is called upon to perform an act on to pay damages against which he has been indemnified। भाई जब उसको प्रॉमिस किया गया था कि उसको डैमेज किया जाएगा, जैसे ही वो इंडेमिटिफाइड हुआ उसी टाइम उसकी जो है लायबिलिटी शुरू हो जाती है। In other words, the indemnifier obligation is concurrent with indemnity holder। indemnity holder के मतलब सामंजस्य में चलती है, कॉन्ग्रुएंट चलती है उसकी जो है ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, सचिन गिव्स स्टोलन आइटम टू अंकुर टू ऑक्शन। सचिन ने एक चुराया हुआ आइटम अंकुर को दे दिया कि इसको ऑक्शन कर दे। एंड अंकुर आस्क्ड सचिन फॉर इंडेमिनिटी इफ ही इज सूड फॉर डैमेजेस बाय द ऑनर ऑफ द आइटम। अंकुर ने उससे पूछा कि सचिन को फॉर इंडेमिनिटी के लिए इफ़ ही इज सूड फॉर डैमेज, अगर उसको स्यू कर दिया गया डैमेज के लिए, मतलब केस डाल दिया गया उस पर, तो बाय ओनर ऑफ द आइटम अंकुर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डैमेजेस एज सून एज ही इज सूड फॉर द ओनर। अंकुर एंटाइटल हो गया कि वो डैमेज क्लेम कर ले जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, जैसे उसको स्यू किया जाएगा ओनर के द्वारा। ही नीड नॉट वेट टिल ही मेक्स द पेमेंट ऑफ सच डैमेज। वो तब तक का वेट नहीं करेगा कि जब तक उसको पेमेंट नहीं दे दी जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही वो हुआ वैसे ही उसकी लायबिलिटी शुरू हो गई। ठीक है, ये हो गया इंडेमनिटी का। अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन इन